दोस्तों नमस्कार। 3 साल पहले जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब एक यूरोपियन कंट्री की एम्बेसी में डिनर था और मैंने वहां ये कहा था कि देखिए आपने यूक्रेन को फंसा दिया। रशिया छोड़ेगा नहीं, आपके ऊपर बोझ पड़ेगा और अमेरिका मौके का फायदा देखकर अपनी चाल चलेगा। उस समय सबने कहा था नहीं, पूरी दुनिया सारी डेमोक्रेसीज एक साथ हैं, वी विल फाइट फॉर इट, इट इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह। बहुत सारे उपदेश दिए गए। आज 3 साल बाद स्थिति क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों आज स्थिति यूक्रेन की ऐसी हो गई है, जैसे कहा जाता है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। उसका क्या हाल होता है वो आज यूक्रेन की स्थिति आपके सामने है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारा डेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक डिटेल्ड एनालिसिस है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए क्या सीख है, किस तरह से भारत को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं हुए तो अमेरिका जैसे देश, चाइना जैसे देश हमारे रिसोर्सेज का दोहन करेंगे और हम अपनी जिसको बोलते हैं प्रभु संपदा, वो भी बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए बड़े देश को, भारत जैसे देश को बहुत सचेत होना चाहिए और मुझे लगता है भारत सरकार इस बात को समझती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इस इंपॉर्टेंट घटनाक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों मैंने जो कहा कि यूक्रेन दास्ताने बर्बादी, मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको मैं विद ग्राफ समझाने वाला। और दूसरी तरफ ट्रंप से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। दोस्ती इसलिए क्योंकि ट्रंप साहब अगर आपसे हाथ मिलाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी उंगलियां वापस पूरी मिली या कुछ कम हो गई। इस बात को आपको समझना होगा। दूसरी तरफ अगर आप उनसे दुश्मनी करते हैं तो उनको कोई टाइम नहीं लगता, वो सैंक्शंस लगाएं, टैरिफ लगाएं, किस तरह से वो अपना एजेंडा पुश करें, वो सारे कार्ड खेलेंगे। क्योंकि उनको ये पता है कि आज अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं और जैसे कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ट्रंप साहब का काम करने का तरीका वही है। इसीलिए आज का वीडियो कुछ बातें जो आपको बता रहा है आपको ध्यान से देखनी होगी। दोस्तों ये दो नक्शे हैं। एक नक्शा है जब लड़ाई शुरू नहीं हुई थी तब रशिया ने यूक्रेन के कौन कौन से हिस्से पे कब्जा जमाया हुआ था। क्रीमिया अक्सर हम बोलते थे कि एक कब्जा कर रखा है रशिया ने। उसके अलावा कुछ और क्षेत्र था जहां पे रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। रशिया ये क्लेम करता था कि ये हमारा क्षेत्र है क्योंकि वहां पे रशियन स्पीकिंग लोग हैं। लेकिन 3 साल बाद स्थिति क्या है? 3 साल बाद स्थिति ये है कि ये दो स्थितियां तो उनके पास है ही है। ये पूरा क्षेत्र करीब 20%, 19 से 20% जो क्षेत्रफल यूक्रेन का है उस पर रशिया की फौजों का कब्जा है। और ये जो आपको ब्लू स्पॉट्स दिख रहे हैं ये वो हैं जिसमें यूक्रेन ने थोड़ा बहुत कोशिश करके अपना हिस्सा वापस ले लिया। लेकिन अभी भी 20%, ये बात है फरवरी 2025 की, अभी भी 20% के करीब रशिया के कब्जे में है। अब सवाल इस बात का है कि अगर सीज फायर होता है तो क्या रशिया पीछे हटेगा? पुतिन साहब अपनी जनता को क्या बताएंगे कि मैं गया, 3 साल लड़ा, मैंने करीब हजारों लोगों को मरवा दिया और मैं खाली हाथ वापस आ गया। क्या रशिया ऐसा चाहेगा या पुतिन साहब ऐसा चाहेंगे? मुश्किल है। रशिया में पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो सकता है, वो ऐसा नहीं चाहेंगे। इसका मतलब ये है ट्रंप साहब का जो कहना है कि भाई आफ्टर ऑल अब आप सीज फायर की बात करिए, जो जहां है उसको वहीं रहने दो, ये ट्रंप साहब का फॉर्मूला है। उन्होंने साफ समझ लिया रशिया का इंटेंशन कि पुतिन अब पीछे तो हटेगा नहीं, खाली हाथ वो जाएगा नहीं, जगह जो कब्जा किया हुआ है उसको वो छोड़ेगा नहीं। तो अब क्या करें? तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि देखिए हम सीज फायर की बात करते हैं, अब हम रीबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम यूक्रेन को दोबारा वापस बनाएंगे। यूक्रेन ने क्या कहा वो भी हमें समझना होगा, लेकिन उससे पहले कि कौन कितने दबाव में है इसको समझना जरूरी है। अगर हम देखें तो टोटल कैजुअलिटीज जो यूएन के हिसाब से करीब 12,300 सिविलियन कैजुअलिटीज हो चुकी हैं यूक्रेन में, और करीब अगर हम देखें तो यूक्रेन के टोटल जो लोग मिसिंग हैं वो है करीब 63,000। करीब
आप ये कह सकते हैं कि सही आंकड़े तो फौज में आते नहीं, लेकिन जो आंकड़े आए वो हमारे सामने है। रशिया की भी कैजुअलिटी हुई, करीब जो बॉर्डर एरियाज में कुछ गांव थे जहां बमबारी हुई, करीब वहां 1000-2000 लोग वो मारे गए होंगे, ये एक एस्टीमेट है। लेकिन इंपॉर्टेंट कैजुअलिटीज क्या हुई? इंपॉर्टेंट कैजुअलिटीज ये कहना है करीब 46,000 यूक्रेन के फौजी मारे गए हैं। और अगर बाकी रिपोर्ट देखें तो रशियन जो कैजुअलिटी है वो करीब 94,000 है। तो 94,000 लोगों को मरवाने के बाद क्या पुतिन खाली हाथ वापस जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। इसीलिए जो कहा जाता है रशिया की तरफ से, जो यूक्रेन मिलिट्री का क्लेम है, करीब 8 लाख रशियन सोल्जर्स या तो घायल हुए हैं या मारे गए हैं, ये उनका कहना है। अब ये एग्जेजरेटेड भी हो सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अपने आप में लड़ाइयों के लिए काम करता है। और दूसरी तरफ एक 3,000 जो नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स आए थे वो भी मारे गए हैं, ये कहना है। अब जब ये सब चल रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम ये देखें कि जो बाकी देश हैं कौन कौन यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो जो नीले देश आपको दिख रहे हैं ये एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। और बाकी जो देश हैं अलग अलग से, कोई ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है, कोई और एड दे रहा है। इवन पाकिस्तान ने भी एड दी है। पाकिस्तान ने क्या एड दी है यूक्रेन को, और ये एंगल समझने का है। पाकिस्तान और यूक्रेन काफी क्लोज रहे हैं, और जब ये क्लोज रहे हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि जब भारत के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव आता था तो यूक्रेन पाकिस्तान का साथ देता था, भारत का साथ कभी नहीं दिया। इसीलिए यूक्रेन ने जब भी भारत को कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, भारत की तरफ से एक साइलेंस रहा। और यही बात जब यूरोपियन जो डिप्लोमेट्स थे, जब उनके साथ मेरी एक बातचीत में हमने कही कि भाई जब आप पाकिस्तान का साथ देते हो, हमेशा भारत के खिलाफ वोट करते हो, तो भारत से साथ की उम्मीद क्यों करते हो? तब एक डिप्लोमेट ने कहा, इज दिस ए पे बैक टाइम? मतलब क्या आप बदला ले रहे हैं? सवाल इस बात का है कि आज अमेरिका क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है? हर आदमी अपना हित देखता है, अपना स्वार्थ देखता है। अब किस कंट्री ने कितना दिया ये भी हमें समझना जरूरी है। और क्यों ट्रंप साहब ने ये खेल खेला यूक्रेन के साथ? ट्रंप साहब ने कहा, देखिए अभी तक मैं आपको 115 बिलियन डॉलर दे चुका हूं। यूरोप का कहना यह है कि हम अभी तक आपको 132 दे चुके हैं और 115 एलोटेड है। इसके आगे ट्रंप साहब ने कह दिया अब हम और एड नहीं देंगे। अब सवाल इस बात का है कि जो एस्टिमेटेड है ये 115 बिलियन डॉलर, अगर यूरोप पूरा देता है और रशिया फिर भी अपनी जगह से नहीं हटता, यूक्रेन को जो उसका खोया हुआ हिस्सा वो नहीं मिलता, तो क्या होगा? ट्रंप साहब ने आते ही सबसे पहले कह दिया, देखिए हमारे यहाँ बजट डेफिसिट है, हमें उसकी रिकवरी करनी है, हम पैसा आपको नहीं देंगे। यूरोप दे रहा है, वो एज ए लोन दे रहा है, बाद में वो पेट्रोल से वसूल करेगा, अनाज से वसूल करेगा, वो हमें नहीं पता। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि अमेरिका ने तो कह दिया हम और पैसा नहीं देंगे। क्योंकि जब ट्रंप साहब सत्ता में आए तो उनकी नीयत है व्यापार की। और वो क्या सोच रहे हैं? उनका कहना बहुत सिंपल है कि देखिए हम अभी तक आपके लिए 114 बिलियन डॉलर एलोकेट कर चुके हैं, जो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। हमने करीब ह्यूमैनिटेरियन एड करीब 3.5 बिलियन आपको दिया है, और करीब 46.5 बिलियन डॉलर हमने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया आपके रोजमर्रा की सरकारों को, ऑफिस को, बिल्डिंगों को चलाने के लिए, हॉस्पिटलों के लिए। और ओवरऑल मिलिट्री एलोकेशन में हमने करीब आपको 64 बिलियन डॉलर की सपोर्ट करी है। अब 64 बिलियन डॉलर में हमने आपको दुनिया भर के हथियार दिए हैं, सब कुछ दिया है, इसलिए आप इस बात को समझिए। अब जब ट्रंप साहब ने ये कहा तो मुद्दा ये था कि अब क्या होगा। ट्रंप साहब ने कहा मुझे तो पैसा वापस चाहिए। ऑब्वियसली इस समय यूक्रेन पैसा नहीं दे सकता। तो ट्रंप साहब ने क्या डील करी? उन्होंने कहा ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें चाहिए। और वो मिनरल्स क्या हैं? जिसको बोलते हैं रेयर अर्थ मिनरल, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो यूरेनियम हो या और हो, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, आईटी इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर्स में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के पास वो नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो टॉप 10 कंट्री हैं उसके अंदर अमेरिका के पास पूरी दुनिया का मात्र 1.8% है। अमेरिका ज्यादातर माल खरीदता था चाइना से, और चाइना ने जब से ट्रंप ने सैंक्शन लगाने शुरू किए हैं, उन्होंने उनको माल देना बंद कर दिया।
अब ट्रंप साहब की मजबूरी है कि या तो ये इन देशों के पास जाएं, वेनेजुएला, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन पे भरोसा करें, या ट्रंप साहब की नीयत ये है कि हम यूक्रेन पे ही कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि यूक्रेन के पास करीब 5% के आसपास रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं। अब ये 5% पे निगाह है उनकी, ताकि उनका गुजारा हो जाए। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि देखिए, या तो आप एग्रीमेंट साइन करिए हमारे साथ, तब हम आपको पैसा देंगे, उससे आप रिकंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा यूक्रेन का, हम आपको अलग से पैसा नहीं देंगे। अब जब यूक्रेन के राष्ट्रपति और ट्रंप साहब की मीटिंग हुई व्हाइट हाउस में, आपने देखा कि किस तरह से गर्मा गर्मी हुई और समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। ट्रंप साहब ने मिलिट्री एड यूक्रेन की बंद कर दी कि अब हम आपको और पैसा नहीं दे रहे, आप हमारी नहीं सुन रहे, हम आपकी बात नहीं मानते। ट्रंप सजेस्टेड मिनरल डील विद यूक्रेन स्टिल पॉसिबल। अल्टीमेटली वो व्यापारी हैं, वो अपना धंधा नहीं खोना चाहते, याद रखिएगा। आपको मिनरल डील हम आज भी देने को तैयार हैं, हम आपसे मिनरल लेंगे, बदले में पैसा देंगे। पहले आप सोच लो कि आपको पैसा चाहिए तो बदले में आपको मिनरल डील लेनी पड़ेगी। यहां पे यूक्रेन का ये कहना था कि हम आपको मिनरल डील दे दें, किस बात की गारंटी लोगे कि आज के बाद रशिया हमें तंग नहीं करेगा, हमारे पे अटैक नहीं करेगा? इस पे अमेरिका कोई कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है। कारण बहुत सिंपल है। मान लीजिए अमेरिकन कंपनी यूक्रेन जाती है, वहां पे मिनरल्स का दोहन करती है, 5, 10, 15 साल बाद वो सारा वहां से दोहन करके निकल जाती है, या वो क्वालिटी नहीं मिलती, या कोई और इश्यूज आ जाते हैं, और वहां एबंडन करके वापस अमेरिका को निकलना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया तो सुरक्षा की गारंटी आपको देनी पड़ेगी। इस चक्कर में अमेरिकन राष्ट्रपति फंसना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई इस बात की हम कोई गारंटी आपको नहीं देंगे। साथ में उन्होंने कह दिया कि अगर अमेरिका का स्टेक यूक्रेन में है, मतलब हमारी वहां कंपनियां काम कर रही हैं, तो ये बात आप मान के चल लीजिए कि रशिया आपके ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर हमने अमेरिकन कंपनीज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक किया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो इस बात को आपको समझना होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात हुई वो ये कि यूरोपियन देशों ने मिलकर कहा कि हम एक पीस प्लान बनाएंगे और यूरोप को देंगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब जहां तक बात है मिनरल्स की, रिजर्व्स कहां हैं? ये क्षेत्र तो आपने देखा कि रशिया के कब्जे में है, लेकिन बाकी जो है जैसे टाइटेनियम वगैरह का काफी बड़ा हिस्सा यूक्रेन में है, ग्रेफाइट है, रेयर अर्थ है, अगर आप ग्रीन स्पॉट्स देखते हैं ये, और लिथियम है, ये जो बीच में इंपॉर्टेंट स्पॉट्स आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे काफी हद तक काम हो सकता है अमेरिकन कंपनीज के लिए। लेकिन इस सब के पीछे यूक्रेन का ये कहना है कि हमारे को चाहिए $200 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि एस्टीमेट तो ये है कि $150 बिलियन का तो नुकसान हो ही चुका है, और जो छोटा मोटा काम करना होगा, बाकी खर्चे होंगे। अभी तो लड़ाई जारी है, पता नहीं कब रुकेगी। तो करीब $200 बिलियन के आसपास का खर्चा है अमेरिका उठाए। अमेरिका ने कहा कि देखिए, हम आपसे मिनरल खरीदेंगे, बदले में पैसा देंगे, वो आप लगा लीजिएगा डेवलपमेंट फंड में, अलग से पैसा आपको क्यों चाहिए? इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ डील कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रंप साहब अगर कुर्सी पे हैं तो आपको ये समझना होगा कि भाई आप एक बिजनेसमैन से बात करें, एक हाथ दे एक हाथ ले। वो बार्टर सिस्टम में विश्वास करते हैं, उनको कहीं कोई चैरिटी और डिप्लोमेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ग्रांट और एड वो इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि वो अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है, वो कहते हैं हम दूसरी जगह पे क्यों लगाएं। ये सब स्थिति होने के बाद अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के लिए क्या सीख है? क्या हम अमेरिका पे भरोसा कर सकते हैं? एक चीज और, हम बात कर रहे हैं स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की। यूक्रेन में स्टारलिंक ने अपने जो सिग्नल्स हैं, रिपोर्ट्स ये हैं कि उनको भी स्विच ऑफ कर दिया है। जैसे भारत में कारगिल के समय जीपीएस डेटा अमेरिका ने नहीं दिया था, तो हमें अपना जीपीएस सिस्टम बनाना पड़ा नाविक। आने वाले दिनों में भारत को अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका पे सिर्फ उतनी ही रखनी पड़ेगी कि अगर अमेरिका कहीं पे अपना हाथ खींच ले तो हमारे यहाँ पे ना तो डिफेंस में प्रॉब्लम्स आए, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ना टेक्नोलॉजी में, ना किसी और डिपार्टमेंट में। तो बहुत सोच समझ के अमेरिकन सिस्टम से डील करना हमारे लिए जरूरी है। हम F-35 की तो बात कर रहे हैं, कल को स्पेयर पार्ट्स नहीं दिए तो उन खिलौनों को रख के हम क्या करें?
और अमेरिका कर सकता है। उनके लिए पैसा भगवान है। डिप्लोमेसी और कमिटमेंट वो बदल जाते हैं जब वो WHO से बाहर आ सकते हैं, UN का पैसा रोक सकते हैं, बाकी सिस्टम्स का पैसा रोक सकते हैं, क्लाइमेट एग्रीमेंट जो उन्होंने किया था, पेरिस एग्रीमेंट, उससे वो बाहर आ सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बदले में आप क्या करोगे? आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत हमारी जरूरत है। इसलिए नहीं कि हम दूसरों से व्यापार नहीं करना चाहते, हम करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते। इसलिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या आने वाले दिनों में भारत सरकार को बहुत तेजी से कदम उठाने चाहिए आत्मनिर्भरता की ओर? हमारे जो आउटडेटेड कानून हैं, जिसके कारण हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पा रही, MSME ग्रो नहीं कर पा रहा, परेशानियां हो रही हैं, क्या मोदी सरकार उनमें सुधार करेगी ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ सकें? क्योंकि अभी भी ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार बहुत है, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये भारत में जो सिंप्लीफिकेशन की हम बात करते हैं, करप्शन को कम करने की बात करते हैं, ये कब तक होगा? मोदी साहब को 10 साल तो हो गए। क्या इन 5 साल में भारत का कोई नया रूप मिलेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।